तो भिक्षा मांग के खा लिया यार उन्होंने, और फिर बचपन में मगरमच्छ पकड़ लिया और फिर चाय बेच ली और फिर वहाँ चले गए पहाड़ों में। तो ऐसा का 500 साल की उम्र है क्या? अभी से हिंदू मुस्लिम को पंगे लेने में, जो इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें डिस्टिंक्शन लेने के लिए ये कोई ना कोई ऐसा कट्टर चेहरा ढूंढेंगे जो इन्हें 2024 में हर तरह से ध्रुवीकरण करके इन्हें फायदा दे सके। अभी फिलिस्तीन का मामला चल रहा था, एक बहुत जोरों शोरों पे चल रहा था, हम इधर है उधर है। अरे एक मणिपुर भी था, वो शायद हिंदुस्तान से बाहर है। वो कौन सा देश है? मणिपुर कौन सा देश है? सबसे बड़ी जो भुखमरी चल रही ना, वो दिख नहीं रही किसी को। और जिस टाइम भाजपा जावेगी ना, ये तो कहीं भी सरकार बना रहे ना, तो MLA खरीद लिए और यो कर लिया और वो कर लिया, झोल झाल की सरकारें बन रही इनकी। बहुत तजुर्बेकार आदमी जिसने 35 साल भिक्षा मांग के खाई हो ना, मैंने कहा उससे ज्यादा दिमाग नहीं होने का। किसी तो प्रधानमंत्री हैं भाई, तो इसीलिए तो कह रहा तो थोड़ा सा दिमाग और चला ले यार उनके अंदर। तो एक मैंने उनकी वीडियो देखी थी, कह रहे कि जब मेरे अंदर एक सॉफ्टवेयर है, मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। तो यार और एक ही और सोच ले मोदी जी। सर मुझे बिल्कुल, मैं एक हफ्ते से डाटा एनालिसिस कर रहा था, टोटल EVM का खेल हुआ है, सीधी सी बात है। तेलंगाना में भी खेल हुआ है, बिल्कुल मिजोरम में भी हुआ भाई। तेलंगाना में खेल इसलिए नहीं हो पाया, 30 तारीख को वोटिंग थी, 3 तारीख को काउंटिंग हो गई। 3 दिन में कोई खेल नहीं हो सकता। और जहां भी आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 24 दिन मिले हैं, हर जगह खेल हुआ है। और अब से नहीं हो रहा, 2022 से शुरू हो रहा है, 2017, 18, 19 से शुरू हो रहा है कंटिन्यू लगातार। खेल कैसे हुआ ये थोड़ा समझाना चाहेंगे सर या तो EVM बदली जा रही है या उनमें EVM में वोट परसेंटेज चेंज करा जा रहा है। दो ही काम हो सकते हैं बस। जिस हिसाब से बातचीत हो रही है, या तो EVM चेंज हो रही है या फिर उनमें EVM में सेटिंग हो रही है। दो ही काम इसमें हो सकते हैं। और ये हर जगह वहीं हो रहा है जहाँ पे वोटिंग होने के बाद काउंटिंग के टाइम में कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का, 30 दिन का गैप आ रहा है। जहाँ भी 2 या 3 दिन का गैप आ रहा है वहाँ पे कहीं नहीं है। तेलंगाना की आपने बात उठाई, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 30 तारीख को पोलिंग हुई है, 3 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आ गया। 3 दिन में कुछ नहीं हो सकता। सैकड़ों की तादाद में EVM में, देखो मैं आपके सामने पूरी डिटेल लेके आया हूँ आज। इसलिए आप कह रहे थे ना कि इतने दिन में मैं कर के रहा था। मैं आपको ये बताता हूँ मैं कर के रहा था। ये चिट्ठा देखना है या खोलूँ या नहीं? कच्चा चिट्ठा खोलूँ? यूपी में आपका 7 फरवरी को आखिरी इलेक्शन हुआ था, रिजल्ट आया 10 मार्च को, पूरा गैप मिला, नतीजा बीजेपी जीत गई। उत्तराखंड में 14 फरवरी को इलेक्शन की आखिरी पोलिंग हुई, नतीजा आया 10 मार्च को, बीजेपी जीत गई। पंजाब में इनका कोई नाम लेवा नहीं था, वहाँ अगर ये करते पूरी दिन देश में पकड़े जाते। सीधी सी बात है। आप पंजाब के भी सेम हुआ था इलेक्शन। गोवा में 14 फरवरी को इलेक्शन हुआ, खत्म होगी काउंटिंग, रिजल्ट आ रहा है 10 मार्च को, बीजेपी आ गई। मणिपुर में 27 और 3 मार्च को हुआ, 10 मार्च को रिजल्ट आया 2022 में। आपके सामने नतीजा है वहाँ पे क्या हुआ। उसके बाद आपका आता है जी कर्नाटका, 10 मई को वहाँ पे पोलिंग हुई, 13 मई को रिजल्ट आ गया, मात्र 3 दिन में। 3 दिन के अंदर सैकड़ों नहीं बदल सकती, जो मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कोई इस बात को नहीं, लेकिन मेरा जो एनालिसिस है शायद लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद आपके आते हैं छत्तीसगढ़ में 7 तारीख और 17 तारीख को चुनाव हुए, रिजल्ट आ रहा है 3 दिसंबर को, छत्तीसगढ़ में साफ हो गए। उसके बाद आपका आता है राजस्थान, 25 नवंबर से 3 दिसंबर, फिर 10 दिन मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर लास्ट था, 3 दिसंबर को रिजल्ट है, फिर पूरा टाइम मिलता है। MP में 17 नवंबर लास्ट था, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है, फिर पूरा टाइम मिल रहा है, 13 और 3 16 दिन का। तेलंगाना में 30 नवंबर को इलेक्शन हुआ, 3 तारीख को रिजल्ट आ गया, बीजेपी हार गई। दिल्ली में इलेक्शन जिस दिन हुए, MCD के इलेक्शन हुए, 3 दिन बाद रिजल्ट आ गया था, बीजेपी साफ थी। उससे पहले MLA इलेक्शन हुए, 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था, बीजेपी साफ थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? 12 राज्यों के मामले में 3 जगह इलेक्शन की डेट ऐसी हुई है कि यहाँ पोलिंग से 3 दिन के अंदर काउंटिंग हो जाती है, वहाँ कांग्रेस जीत जाती है या अदर पार्टी जीत जाती है। बाकी 9 में जहाँ 15-20 दिन का, 25 दिन का, 30 दिन का गैप मिल रहा है, वहाँ बीजेपी इमीडिएट जीत जाती है। क्यों? और दूसरी चीज़, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन की ही बात करता हूँ मैं। पहले फेज़ में 20 सीटों पे चुनाव हुए थे, 9 में कांग्रेस जीती है, 11 में बीजेपी जीती है। बीजेपी का मार्जिन देखो आप, 26,398, 39,592, 45,084, 25,944, 23,710। और कांग्रेस का क्या जा रहा है? 1981, 2706, 6434, 5560। ये कर्नाटक में नहीं हुआ सर? हाँ जी, तो वही तो आपको अभी बताया ना, कर्नाटक का इलेक्शन 3 दिन, सीधी सी बात है। या तो EVM बैन करो, या जिस दिन इलेक्शन हो रहा है उसके 1 दिन के बाद ही काउंटिंग शुरू करो। लेकिन सर किसी का बयान क्यों नहीं आ रहा है? कोई बड़े प्रवक्ता, कोई बड़े नेता का बयान क्यों नहीं आ रहा है कि उनकी गलती है सर? मैं तो जनता हूँ, मैं अपने आप को कहता हूँ मैं जागरूक हूँ। हो सकता है मुझे आपका सर आप तो बोलते ही रहेंगे। हाँ, आपका तो मेरा काम बोलते ही रह जाएंगे। मैं बोलना बंद नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं बंद करूँगा। मैं पहले भी बोलता था, पहले मैं इस बात को, आपके याद होगा इलेक्शन से पहले मैं कहता था ना EVM में गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन अब जब ये 1 हफ्ते से मैं डाटा एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हेरफेर है। हर जगह जो वोटिंग परसेंटेज है 1.2, 1.4, 1.6 के हिसाब से रेशो से बीजेपी को वोट ज़्यादा मिल रहे हैं। सीधी सी बात। एक विपक्ष आपकी एक और बात करते हैं। अभी छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा हैरान परेशान करने वाला रिजल्ट था। 27 नवंबर को इलेक्शन कमीशन का वो आता है डिटेल कि जी वहाँ पे जो है 20 तारीख को
आता है कि 66.63% की वोटिंग हुई है छत्तीसगढ़ में। अगले दिन फिर बयान आ जाता है 21 तारीख को नहीं 76.35% वोटिंग, एक दिन में 10%। उसके बाद 27 को फिर बयान आता है कि 76.60% वोटिंग हुई है। इलेक्शन कमीशन तीन बार रिजल्ट कैसे चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है? तो मेरा तो अब सीधा सीधा कहना है ये विपक्ष को ना तो बेरोजगारी, ना महंगाई, ना किसी और चीज़ का, ना धार्मिक सद्भाव का, सारे मुद्दे छोड़ के सबसे पहले ईवीएम पे केंद्रित होना पड़ेगा। अदरवाइज ये 24 में सारे के सारे साफ हो जाएंगे अगर यही हाल चलता यानी रहा। आपने मान लिया 24 में हार है सबकी अगर पूरी। ईवीएम रही तो सर अभी से हार है, कन्फर्म हार है। जो जापान ईवीएम का आविष्कारक देश था वही आज उसको बैन करे बैठा, नीदरलैंड उसे बैन करे बैठा, अमेरिका बैन करे बैठा, स्वीडन बैन करे बैठा है। तो भाई हमारे यहाँ क्या लाल लग रहे हैं? हमारे यहाँ क्यों नहीं पोलिंग हो सकती बैलेट पेपर से? हमारे यहाँ क्या समस्या है? हमारे यहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव करा लो वापस, बस। मनमोहन सिंह जी से बैन करवा लेते हैं ना आप, अगर आपको करवाना ही था। ठीक है, मनमोहन सिंह जी से बैन करा देता, मैं उस टाइम था नहीं, मैं बोलता नहीं था, मुझे पता नहीं था। अब ये जब धीरे धीरे डाटा खुल के सामने आ रहा है तभी तो पता चल रहा है ना। कहीं ना कहीं तो हेरफेर हो रही है सर, सीधी सी बात है, नहीं तो ऐसे नहीं होता। वोट 4 राज्यों में वोट मिल रहा है कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख, बीजेपी को मिल रहा है 4 करोड़ 81 लाख, फिर भी बीजेपी जीत रही है 9 लाख वोट। एक सवाल जो है विपक्षी, क्योंकि मैं नेताओं से मिलता रहता हूं, तो वो एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि ईवीएम गायब है। हाँ बिल्कुल गायब है, यही तो विपक्ष की कमजोरी है सर। जो विपक्ष को ले डूबेगी, जब 19 लाख ईवीएम गायब है, इलेक्शन कमीशन उनका जवाब नहीं दे रहा, केंद्र सरकार उनका जवाब नहीं दे रही, तो इस चीज़ को ये मुद्दा क्यों नहीं बना रहे? क्यों नहीं बना रहे जब आपके सामने सारी चीज़ मौजूद है? और बहुत पुरानी बात है, 15-20 साल पुरानी बात है, SCD PCO मशीनें चलती थी, पल्स रेट पे उन पर चेंजेस होता था। मैं फिर इस बात को बोल रहा हूँ आज, उसमें इमीडिएट 2, 4, 6, 8 की पल्स रेट चलती थी सेकंडों के हिसाब से। उस मशीन तक में चेंजेज हो जाते थे, बटन दबाते थे, 2 सेकंड की पल्स रेट 1.5 की हो जाती थी, 4 वाली 3 की हो जाती थी, 6 वाली 5 की हो जाती थी और 8 वाली 7 की हो जाती थी। मॉनिटर पे सामने यही दिखता था कि 8 सेकंड चल रहे हैं, 8 सेकंड बाद पल्स रेट बदल रही है। हकीकत में वो 7 सेकंड में बदल चुकी होती थी। जो हमारे ईवीएम में सामने दिख रहा है, जैसे भी पीछे वो मध्य प्रदेश का कलेक्टर का वो भी आया था एक वीडियो सामने, कि इसे वायरल मत करना, नहीं तो सबको सस्पेंड कर दूँगी। कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को ही जा रहा था। और बाकायदा उनके जो एक उससे पहले जो प्रचार में गए थे, आपने ध्यान दिया होगा, एक वीडियो उनका भी वायरल हुआ था विधायक का, कि आप कहीं भी वोट डालो, चिंता मत करो, भाड़ में जाओ तुम सब, हमारा वोट तो तुम कांग्रेस को दोगे, चाहे BSP को दोगे, चाहे समाजवादी को, वोट आना है बीजेपी को ही। देखो इन्हें पहले कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जीत जाएंगे, इसलिए इन्होंने, उम्मीद ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, कहीं से कहीं हुई। आपने देखा होगा जब भी कभी किसी भी राज्य में जीत रहे होते हैं बीजेपी वाले, तो मोदी जी का चेहरा सबसे आगे रखा जाता है, हर पोस्टर, होर्डिंग, बैनर में सब में आगे मोदी जी होते हैं। इन 3 राज्यों में इनको साफ पता था कि हमारी हालत ख़राब है। उसके बाद इन्होंने नड्डा जी को आगे करा सब जगह, अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, अपने जो बैठे हुए मंत्री थे और जो सांसद थे उनको चुनाव में उतारा। कहीं ना कहीं इन्हें वोट परसेंटेज खींचने की उम्मीद थी। और दूसरी बात ये, अभी से हिंदू मुस्लिम को पंगे लेने में, जो इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, उसमें डिस्टिंक्शन लेने के लिए ये कोई ना कोई ऐसा कट्टर चेहरा ढूंढेंगे जो इन्हें 2024 में हर तरह से ध्रुवीकरण करके इन्हें फ़ायदा दे सके। राजस्थान में भी एक जो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारी सरकार जाने के बाद दंगे शुरू हो गए हैं राजस्थान। बिल्कुल हुए हैं, गोगा हेडी की जो हत्या हुई है उसके सामने आपने देखा ही है क्या हालात हुए हैं। उससे पहले आप वो देखोगे, एक ही दिन में संडे को रिजल्ट आया है, और एक वो आचार्य बाल मुकुंद जो था वो अगले दिन ही दंगा फसाद करने पहुंच गया था। वहाँ पे मुसलमानों को उसने जी भर के गालियाँ बकी, उसके समर्थकों ने गालियाँ बकी, नॉनवेज के ठेले हटवा रहा था। वो कौन होता है भाई लोगों के खान पीन का तरीका तय करने वाला? मैं क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, क्या पीता हूँ, वो कौन होता है तय करने वाला? क्या वो तय करेगा कि मैं नॉनवेज खाऊँ या नहीं खाऊँ? मेरी मर्जी है, मैं खाऊँ या नहीं खाऊँ, हर आदमी की मर्जी है। खान पान पर भी तुम रोक लगाओगे। वो अगले दिन ही पहुँच गया, ये हालत है। वो चाहते क्या है? वो अपना भगवा नॉनवेज के ठेले बंद करो। अब से पहले नॉनवेज क्या लोग नहीं खा रहे थे। और सच्ची बात ये है, सबको कड़वी लगती है, सबसे ज़्यादा नॉनवेज हिंदू खाते हैं, सबसे ज़्यादा नॉनवेज हिंदू खाते हैं। सबसे बड़ा बूचर खाना जो है भारत का, अल कबीर, उसका जो है हिंदू है मालिक। मालूम है सबको? हाँ जी, आपको भी मालूम है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। नाम रखा हुआ है अल कबीर, और बूचड़ खाने का मालिक कौन है? हिंदू। तो ये तो सब कोई बेतुकी चीज़ें हैं और वो गलत चीज़ है। लेकिन सर बीजेपी तो यही कह रही है ना, मामा की गारंटी यही पास हुई है। मामा की गारंटी का, मामा को तो उन्होंने पीछे कर दिया। वो तो हर जगह मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी, मोदी जी की नेतृत्व में प्रचंड जीत, मोदी जी की गारंटी चल गई। सारे चैनल वाले इसी बात को गा रहे हैं। अगर वो हार गए होते तो हर जगह नड्डा जी आ गए होते। अगर जो भी खेला हुआ है ईवीएम का खेला या जैसा भी खेला हुआ है, अगर ये नहीं होता तो हर जगह वो नड्डा जी आगे थे। पिछले चुनावों में देखो आप, कर्नाटका में नड्डा जी थे आगे, सीधी सी बात है। तेलंगाना में यही था, नड्डा जी, हाथ खत्म। लेकिन सर फिर कैसे जीतेंगे? फिर किस मतलब कैसे जीता जाएगा अगर ईवीएम से चुनाव लड़ा गया? तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की, विपक्षों की, जनता की क्या रणनीति रहेगी? जनता तो अब जारी जनता भी इस बात को मानती है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है,
मेरा भी मानना है और लोग भी इस बात से सहमत हो जाएंगे धीरे धीरे। दूसरी चीज़, अब जितने भी विपक्षी पार्टी है, बीजेपी को अभी भी जो वोट परसेंटेज मिल रहा है वो लगभग 40% मिल रहा है, 38, 39, 40, 42 इस तरह से हर तरह उसको वोट। तो बाकी 60% वोट जो है उसे इकट्ठा होना पड़ेगा, 60% विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। और सबसे पहला मुद्दा, सारे मुद्दे अब छोड़ दो, जनता को अगर देखा जाए प्रॉपर 2 तरीके से इस बात में है। अगर देखा जाए कि मुद्दों के बात पे, तो जनता को मुद्दों से कोई मतलब नहीं रहा। जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीज़ों से अगर देखा जाए कि जिस हिसाब से उन्होंने बीजेपी को, तो इसका मतलब जनता को इस चीज़ से मुद्दा नहीं है। और अगर जनता को इस चीज़ से मुद्दा है तो जनता को भी और साथ में सारी विपक्षी पार्टी को एकजुट होकर ईवीएम को बैन करवा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। बेशक रिजल्ट आने में और 4 दिन लगेंगे, जहां हम 5 साल इंतजार कर सकते हैं तो 5 दिन और सही भाई। हर बार यही दिया जाता है कि नहीं 5 दिन लगेंगे, उसमें तो 6 दिन लगेंगे। अब भी तो 15-15, 20-20, 25-25 दिन लग रहे हैं। 14 तारीख को वोटिंग खत्म हो रही है, 17 को वोटिंग खत्म हो रही है, रिजल्ट आप 10 तारीख को डिक्लेयर कर रहे हो, तब भी तो 25 दिन लग रहे हैं। तो बैलेट पेपर में क्या समस्या है भाई? सर पब्लिक ने भी आपको देखना बंद कर दिया है। मैं अपने एडिटर से बात कर रहा था तो वो बता रहा है कि व्यूज ही आने बंद हो गए हैं, अब तो कांग्रेस की कोई वीडियो ही नहीं देख रहा है। वो आपकी मर्जी है, वो आपके चैनल की जिम्मेदारी है। नहीं व्यूवर, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की जिम्मेदारी ना वीडियो देखना। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मुझे लोग देखें, ना मैं सलमान खान, ना मैं अमिताभ बच्चन। मेरे मन में समर्थन रख रहे हैं ना विपक्षों का, बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं करूँगा। समर्थन देखना ही बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, देखना बंद कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके उस पर एक व्यूज आए, एक भी बंदा मेरी बात से सहमत हो जाए, मेरे लिए काफी है। सीधी सी बात है। कौन सा चैनल दिखा रहा कांग्रेस को? कौन सा चैनल दिखा रहा कांग्रेस को? बड़े चैनल की बात करियो, मेरे सपने की ना करियो। बड़े चैनल की बताओ, ये पूछो ना, बताओ नहीं दिखा रहा। कौन सा दिखा रहा? अरे सब तो बैन कर देते हो आप लोग सबको, तो कि इसको बैन, एंकर को बैन, उसको एंकर को बैन। अरे भैया यो नेट चल रहा है, इसे थोड़ा ही बंद कर देंगे यार, इसे थोड़ा ही बंद कर देंगे या मतलब अगर आप डिबेट में नहीं जाओगे तो कैसे आपको कोई दिखाएगा? पूरा इंडिया गठबंधन बैन करा हुआ है सारे एंकरों को। ठीक है जी। अरे भैया मोदी जी चाहेंगे वो होगा, वो 35 ये पूछा तो भिक्षा मांग के खा लिया यार उन्होंने। मोदी ने क्या किया पता है आपने? और फिर बचपन में मगरमच्छ पकड़ लिया, मोदी जी ने क्या किया? और फिर चाय बेच ली, और फिर वहां चले गए पहाड़ों में। तो ऐसा का 500 साल की उम्र है क्या? अरे मैं तो उनकी बताई भी कह रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, नहीं बेची चाय। अभी एक मामला चल रहा था, अभी फिलिस्तीन का मामला चल रहा था, एक बहुत जोरों शोरों पे चल रहा था। हम इधर हैं उधर हैं। अरे एक मणिपुर भी था, वो शायद हिंदुस्तान से बाहर है। वो कौन सा देश है? मणिपुर कौन सा देश है? मणिपुर कोई सा देश है क्या? अरे बता तो दो यार। राज्य है, राज्य है। अच्छा देश नहीं है, कहाँ का राज्य? भारत का राज्य है। तो मैंने प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं देखी उस पर, उन्होंने कुछ कहा उसके ऊपर। फिर अच्छा है ये आपने नहीं देखी भाई, 32 सेकंड बोले थे आपने देखा ही? अरे वो 32 सेकंड का राज्य का मतलब, एक वो फिलिस्तीन है यार, उसकी तो तुम दिन रात चला रहे। अपने देश में क्या हो रहा, दूसरे घर का डंगा बचा। पलट जाते हैं सर, मैंने अभी क्या बोला ही नहीं, मैंने कहा 32 सेकंड बोला था। 32 सेकंड हमारे देश के लिए, उनके पास 32 सेकंड है क्या? अरे 18 घंटे काम करते और भी तो काम है ना। अरे 18 घंटे वाला तो यार मजदूर भी है। 18 घंटे काम कैसे होता है मैं बता देता हूँ ना। बता दीजिए आप। ऑन ड्यूटी वो जाके राजस्थान में रैलियां कर रहे हैं, कर्नाटका में रैली कर रहे हैं, हिमाचल में रैली कर रहे हैं। जितनी भी इलेक्शन रैली होती है टोटल उनकी ऑन ड्यूटी हो रही है। ये 18 घंटे का काम है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग सारा का सारा। कल मैं आपको बताता हूँ सरकारी पैसे का सबसे बड़ा दुरुपयोग। कल यहाँ से मेरे ख्याल से शायद अमित शाह जी गए या प्रधानमंत्री शायद गए या नहीं गए। हमारा पूरा दरियागंज, दिल्ली गेट और ये सारा का सारा पूरा मेन रोड, सारी दुकानें बंद करा दी थी। ये तो वो काम धंधे का लोगों का लॉस करते हैं। हमारा तो पैसा गया, उन्हें सिर्फ वहाँ पहुँचना था बुराड़ी में। सुबह दोपहर हमने 12 बजे दुकान खोली और 1 बजे पुलिस वाले आके दुकानें बंद करो। क्यों भैया, आप आराम से नहीं निकल सकते? वो प्रधानमंत्री थे आडवाणी जी, नई दिल्ली की सड़कों से आराम से उनका फ्लीट गुजर जाता था, ना रास्ता रुकता था, ना कोई बीच में कभी किसी को रोका जाता था। इस तरह से 18 घंटे काम करा जा रहा है। अगर मोदी जी के 18 घंटे की काम लीडर सबसे बढ़िया था भारतीय जनता पार्टी का, कोई प्रधानमंत्री बढ़िया था तो अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छा कोई नेता नहीं था। और आज की डेट में नितिन गडकरी, सुनो मेरी बात, सबसे बढ़िया। और क्या नाम है, एक पोस्ट वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका लड़का किस पोस्ट पे? असल में पढ़ा लिखा नहीं यार, इतना पता नहीं मुझे। मैं बताया तो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। वो ऐसे ही बन जाए क्या? किसी और को भी तो बना सके थे। अरे भैया वो राजनीति है, कुछ योग्यता होगी उनके अंदर इसलिए तो बनाया है। अच्छा, आप समझते ही नहीं है। गृह मंत्री का बेटा है। हाँ यार थोड़ी योग्यता है, गृह मंत्री का बेटा है यार वो, इससे बड़ी योग्यता क्या होगी? और सुनो, देश में सबसे बड़ी जो भुखमरी चल रही ना वो दिख नहीं रही किसी को। और जिस टाइम भाजपा जावेगी ना, ये तो कहीं भी सरकार बना रहे ना तो एमएलए खरीद लिए और यो कर लिया और वो कर लिया, झोल झाल की सरकारें बन रही इनकी। जिस दिन भाजपा जावेगी ना उस दिन कांग्रेस इसी भाजपा नहीं जा रही, अभी 100 साल राज करेगी। अजी तो मैं एक काम करो ना, ईवीएम बैन कराओ। अरे काम कर लो ना, ईवीएम को बैन ही ना करो, ईवीएम का डायरेक्ट रिजल्ट दे दो ना। ईवीएम का इधर वोट पड़ी, इधर रिजल्ट दे दो उस विधायक का। भैया मेरे एक बात तो बताओ, वो तो डायरेक्ट चल रही है ना। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम डायरेक्ट चल रही है, रिजल्ट आ रहा है कि भाई इसने क्या वोट गिरी, उसका डायरेक्ट का रिजल्ट दे दो ना।
जब इतना दिमाग है तो यार डायरेक्ट रिजल्ट दे दो, डायरेक्ट दे दो रिजल्ट। कहने लगे इतनी वोट यहाँ पड़ गई, इतनी इस शहर में चुनाव हुआ, इतने एमएलए थे, इतनी सीटें थी, लो जी वो जीत गया। तो इतना रोकने की क्या जरूरत है? अच्छा मुझे ये आदमी बचपन में मगरमच्छ पढ़ सके यार, वो तो कुछ भी कर सके, वो तो हाथों रिजल्ट भी दे सके। बहुत तजुर्बेकार आदमी जिसने 35 साल भिक्षा मांग के खाई हो ना, मैंने कह रहा उससे ज्यादा दिमाग नहीं होने का अभी किसी तो प्रधानमंत्री हैं भाई। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा तो थोड़ा सा दिमाग और चला ले यार उनके अंदर। तो एक मैंने उनकी वीडियो देखी थी, कह रहे कि जब मेरे अंदर एक सॉफ्टवेयर है, मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। तो यार और एक ही और सोच ले मोदी जी। वैसे प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये बात आपने बढ़िया कही। नहीं तो बढ़िया को बढ़िया क्या जाएगा। अगर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को बेकार के यार लाना थे मेरे पे। प्रधानमंत्री हमारे बहुत बढ़िया, और जितने भी थे सारे बढ़िया, और जो बनेंगे वे भी सारे बढ़िया। दोबारा ला रहे ना 24 में, बढ़िया तो है। अरे मैं तो कह रहा हूँ उन्हें जाने ही ना दो, जाने ही ना। अमर कर दें, अमर कर दो। अमर तो गांधी जी हुए। अच्छा जी, उन्हें भी मैंने कहते हैं क्या नाम, आरएसएस वाले कहने लगे वो तो राष्ट्रपिता ही नहीं है, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा। राजीव गांधी देश के लिए खत्म हो गए, उन्होंने कुछ नहीं करा। उन्होंने कंप्यूटर लाए थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। आईटीआई कांग्रेस ने बनाई, उन्होंने कुछ नहीं करा। ये पुल बनाए, कंप्यूटर बनाए, ये हवाई जहाज बनाए, कांग्रेस ने बनाए, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। ये जूते हम पहन रहे हो कांग्रेस की देन है। जब ये देश आजाद हुआ था ना यार, लोगों पे कपड़ा नहीं था, खाने की बहुत दूर की बात है। मेरी 40 साल की उम्र है। कांग्रेस की जूते की फैक्ट्री थी। सुनो सुनो, है किसकी? कांग्रेस की। अरे कांग्रेस की जूता पिना तो दिया, कांग्रेस ने तो पिनाया। अगर मोदी जी होते हैं तो कुछ भी ना होता उस टाइम। मगर क्या है, मोदी जी हैं आज, क्या है भैया नहीं, हम तो अपने बलबूते मोदी जी के बलबूते पे नहीं है। अच्छा, पहले कांग्रेस के बलबूते पे थे, अब मोदी जी के बलबूते पे नहीं। कांग्रेस ने बहुत कुछ कर रखा है। जब ये देश आजाद हुआ, देश के बाद कुछ नहीं था। एक बात तो सुनो, यो चीज बट गई, बटने के बाद तुम्हें हिस्सा भी देना पड़ रहा, और जिसमें तुम कर्जदार हो, जिसमें तुम्हारे पे पहले तुम्हें लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था, तुम उनसे निकल के आके कुछ बनना चाह रहे। उस चीज को देखो, ये देश दूसरे के कब्जे में से निकाल के जब कांग्रेस पर राज आया था, वैसे भैया रेंग रहा था देश 14 से पहले, आपको पता है क्या? नहीं रेंग तो रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 200 की स्पीड से चल रहा। अभी मैं कार लेके चलूँ, NH24 पे चढ़ता हूँ, मुझे जाना है देहरादून, तो टोल पड़ेगा सबसे पहले NH24 का, यो वेरीफायर एक, दूसरा पड़ेगा दोराले वाला, तीसरा पड़ेगा छपार वाला। तो पर 700 रुपये के तो 800 रुपये के तो टेल हो गए एक तरफ से, और वो वन टाइम मेरा टैक्स जमा करा लिया। और जब मैंने वो गाड़ी निकाल ली तो मुझे टैक्स भी देना पड़ा, इनकम टैक्स मैंने दे रखा। तो पता चल रहा यार, इससे अच्छा तो मैं यार बस में सफ़र कर लूँ तो बढ़िया है। 700 रुपये का तो मेरा हो गया, 1500 का पेट्रोल, आदमी हम 4 जा रहे, फिर उधर से इतना रिटर्न हो गया। इन्होंने अगर ये बना रखे ना हाईवे, कहीं से घर से ला के नहीं बना रखे हाईवे। कहाँ से बना दिए, घर से नहीं बनाए तो? अरे घर से नहीं बनाए, हमें लूट के बना रखे इन्होंने। 3 घंटे आपको कैसे लूट लिया? अरे तो भाई अरे तो इससे 1 मिनट 3 घंटे में हरिद्वार बिल्कुल सही कह रहे भैया। फिर एक काम करो, फ्लाइट दिलवा दो यहाँ से, 1 घंटे में पूछा कि बराबर ही बैठेगा, कैलकुलेट कर लियो। इनका फायदा हुआ है ना, हरिद्वार जाते हैं। क्यों फ्लाइट से जाओ ना, फिर फायदा तो होगा, कम से कम ये तो होगा, कम से कम ये तो होगा यार, फ्लाइट में बैठ जाऊँ। नहीं मेरी बात तो सुनो यार, मैं अपनी कार से भी जाऊँ और टोल भी दूँ, टैक्स भी दूँ। अच्छा जी, और 1 घंटा उस टोल में जाम में भी लगूं, जबकि 3 मिनट में टोल फ्री होना चाहिए। विपक्ष के जो समर्थक है, सारा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया। ईवीएम कहाँ से भाई? ईवीएम का तेलंगाना में नहीं हैक हो सकती थी? अगर बीजेपी करना चाहती तो तेलंगाना में भी तो हैक कर लेती, वहाँ क्यों नहीं कर पाया? हर इलेक्शन हारने के बाद ईवीएम पे ही ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है विपक्ष की तरफ? नहीं हो सकता, किसने कह दिया ईवीएम? तो इनके राज में भी तो हैक होता था। फिर जब यहाँ शीला दीक्षित थी तो इनके राज में भी हैक होता था। मतलब पंजाब में जब इनकी कांग्रेस थी तो इनके राज में फिर हैकिंग से आए थे, ऐसे नहीं आए थे। और हैक कैसे हो जाएगा? ये लोग फिर, अगर मोदी सरकार हैक कर सकती है तो इनकी भी सरकार हैक कर लेना। इनकी सरकार ने तो रोका नहीं है कि नहीं भाई तुम भी हैक कर लो, तुम पे भी पावर है। तो कहते हैं कि पहले हमने ऐसा नहीं किया, अब ऐसा हो रहा है। हाँ तो बस इनके राज में नहीं हुआ तो दूसरे के राज में तो उंगली उठाएंगे ना। इनके राज में क्यों नहीं हैक हो सकता था? क्यों उस टाइम इंजीनियर नहीं थे? इनसे बड़े बड़े बढ़िया थे। विपक्ष का कोई बड़ा नेता थोड़ी नहीं ये बात बोल रहा है, ये तो उनके चेले चपाटे समर्थक बोल रहे हैं ना। समर्थक नेता ने एक भी नहीं बोला, किसी भी नेता का ये बयान नहीं आया कि हैक हुआ है। लेकिन हाँ समर्थकों को तो ये लग रहा है कि नहीं भाई ईवीएम हैक हुआ है। वो समर्थक ही रहेंगे बस। उनकी बस 24 तक आखिरी है, 24 में भूल जाएंगे समर्थन करना भी, वो भी कर, फिर 24 के कांग्रेस ही क्यों मानते हैं? हर जगह का छोड़ करके मध्य प्रदेश में मानते हैं कि वही गड़बड़ हुआ है वोट। तो सिर्फ तेलंगाना में ही गड़बड़ हुआ है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ईवीएम कांग्रेस ने हैक करी है तेलंगाना में। भाई हम भी ये भी तो बोल सकते हैं कि जो तेलंगाना में हैक हुआ है तभी तो कांग्रेस आई है, वरना वहाँ पे भी बीजेपी आ रही थी। भाई हम भी तो बोल सकते हैं। विपक्ष वाले बोलते हैं कि ईवीएम हटाओ, नहीं तो 24 में फिर हम हार जाएंगे। तो वो तो पहले से हारे हुए हैं। वो पहले ईवीएम पे करा लो, वॉलेट पेपर पे करा लो, हर एक पे करा लो, हारे हुए वो पहले से ही हैं।
वो खुद ही बोलते हैं हम तो हारे हुए हैं, फायदा नहीं है, 4-5 प्रचार करो, देख लो बस, 1-2 वोट आ जाए ना आए। इतना बड़ा गठबंधन बना रखा है इंडिया अलायंस, तो गठबंधन भी तो चोरों के साथ हराने के लिए बनाया, जीतने के लिए थोड़ी ना बनाया। तो बनाया भी तो गठबंधन चोरों से है। पहले बोलते चोर कौन है उसमें? कौन नहीं है झूठे सारे चोर हैं, कौन नहीं है? क्यों? बच्चों की छुट्टियां ही चोरी कर ली, कुछ और तो छोड़ो, बच्चों पे भी तरस नहीं आया, बच्चों की छुट्टियां ही चोरी कर ली, वो भी एक तरफा होके, धर्म पे होके, एकदम एक तरफा काम करे उसने बच्चों पे भी, मतलब बच्चों, छोटे छोटे बच्चों की, गवर्नमेंट टीचरों की छुट्टियां खा ली, और क्या चाहिए। और केजरीवाल तो कहने क्या भाई, उसके तो सारे नेता आज मतलब बस मौज मार रहे हैं अंदर मस्त। क्या लगता है 2024 में इंडिया अलायंस की तरफ से मोदी जी की तरह कोई खड़ा होने के लायक है कि नहीं? मोदी जी कोई भी नहीं है लायक में, कोई भी नहीं मोदी जी के साथ। विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक मोदी इससे ज्यादा क्या मजबूत होगा? पूरा गठबंधन बना लिया है, अलायंस कर लिया, इंडिया अलायंस, इतना बड़ा नाम रख लिया। अरे तो कितना भी गठबंधन कर ले, लेकिन कर रहेंगे तो चोरों के साथ ही, ढंके के साथ करो गठबंधन, ढंग का है नहीं कोई, तो भाई ठीक है, बस ऐसे ही अपना चलाते रहो, नाम लेते रहो कि हम आएंगे। पक्ष वाले तो बोलते हैं कि ईडी भेजो बीजेपी वाले के पास, देखो क्या क्या निकल। हाँ तो इनके में भी तो है भाई, देखो राजस्थान में गई, ये लोग खूब चिल्लाते, राजस्थान में गई हमने पकड़ लिया, राजस्थान में गई इन्होंने, ठीक है बहुत बढ़िया किया, पकड़ लिया, ठीक है। अब जहाँ पे भी ईडी जाए वहाँ पे भी, यहाँ पे ईडी आई थी दिल्ली में, सबके संजय करके, यहाँ क्यों नहीं पकड़ पाए ये? यहाँ भी पकड़ लेते। और ईडीआई के लिए तुम केस डाल दो कि हमें भी ईडी चाहिए, उन्हें मिलेगी, अपने पढ़वाओ बीजेपी के छापे, बीजेपी के छापे के लिए तुम करो कोर्ट में केस कि हाँ भाई हमें भी चाहिए ईडी, हम बीजेपी पे छापे पड़वाएंगे। लेकिन जब पता ही निकलेगा ही नहीं तो छापे डाल के करेंगे क्या? मुंह थोड़ी ना अपना काला क्या सबसे बड़ा नेता कौन है? कोई भी नहीं है। हाँ सब लोग बस चिल्लाते पप्पू पप्पू है वो भी नेता नहीं, क्योंकि आज तक उसने कोई पद नहीं संभाला। उसकी इतनी सरकार रही, 65 साल उसकी खूब सरकार रही, वो चाहता कोई भी एक मंत्रालय लेके काम कर लेता, मंत्रालय ले लेता, उसके राज में वो मंत्रालय अगर अच्छा चलता हम बोलते कि हाँ भाई, कि हाँ उसके राज में मंत्रालय वो अच्छा चला, उसको लाएंगे हम। लेकिन हाँ उसके राज में एक मंत्रालय अच्छा चला, क्या? इटली का मंत्रालय, इटली का सारे मंत्रालय एकदम बढ़िया चल रहे हैं। बस क्या मैं इन सबसे भाग गया, कोरोना हुआ इटली भाग गया, कुछ हुआ इटली भाग गया, जो हुआ इटली भाग गया। नानी के घर बोल रहे हैं कि हमें पद से इंटरेस्ट नहीं, पद से इंटरेस्ट नहीं है तो पीएम पद से भी क्यों इंटरेस्ट है? फिर क्यों इंटरेस्ट है? बोलता ही नहीं कभी कि मैं पीएम बनूं। वो तो उसके समर्थन, वो खुद बोलते हैं, वो तो खुद बोलते हैं कि हम बनेंगे पीएम, केजरीवाल बोलेंगे हम बनेंगे, बनेगा कोई नहीं, बनेगा मोदी। लेकिन बस वो वहम है, विपक्ष मजबूत नहीं है ना, हराने के लिए विपक्ष मजबूत होना। अच्छा विपक्ष को मजबूत कैसे होना चाहिए? कोई उनके साथ में कोई अच्छा बंदा है? अच्छा बंदा है कौन ये बताओ? कोई नहीं है पूरे विपक्ष में। अच्छा कौन है? चेहरा भी नहीं है, और जो उनके साथ है सब पे कुछ ना कुछ केस कुछ सब कुछ चल ही रहा है। इंडिया अलायंस का जो प्रधानमंत्री का चेहरा है ना, वो मिस्टर इंडिया है। कौन है? दिखता ही नहीं। बता, वो दिखता ही नहीं है ना, बस वही तो बात है, ना वो दिखता और ना वो आएगा पूरा डायरेक्ट, वो ना वो साफ करके वो तो कह रहा हूँ, ना वो दिखता ना वो दिखेगा, वो हमेशा वो, अगर वो आएंगे भी ना तो कुर्सी खाली पड़ी रहेगी। अगर इंडिया गठबंधन कह रहे हो ना, जब वो भी आएगा ना तो वो खुद में लड़के मर भी जाएगा। क्यों? वो कहेगा मैं बनूंगा, वो कहेगा मैं बनूंगा, वो कहेगा मैं बनूंगा। 24 में मिस्टर इंडिया एक बार निकलेगा। वो मिस्टर इंडिया है ही नहीं कोई, वो मिस्टर इंडिया अगर तुम बोलना चाहते हो तो दूसरे योगी को बोलो कि बीजेपी से योगी भी आ सकता है, वो भी है। बीजेपी में खूब लोग हैं जो कर सकते हैं, आएंगे भी। अगर मोदी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन हाँ मोदी आएगा, लेकिन अगर मोदी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा तो विपक्ष खूब है। मोदी जी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है 24 में? 24 किस मुद्दे को लेकर के? कितने मुद्दे हैं भाई? क्यों इतने बताएंगे ना बन रहे हैं, इतने हाईवे बन रहे हैं, इतने कॉलेजेस बन रहे हैं, और जो लोग विकास का मुद्दा है। और दूसरी बात जो ये लोग कह रहे हैं बेरोजगारी पे मुद्दे पे आएगा, कितने मुद्दे हैं उसके पास? तो मुद्दे तो उस पर खुद चल के आते हैं, वो मुद्दों पे नहीं जाता, मुद्दे उस पर खुद जनता दे देती है कि इस मुद्दे पे तुम आओ, इस मुद्दे पे तुम आओ। और बताओ तो। हाँ इंडिया अलायंस आ रहा है, गठबंधन के साथ जोड़ रहा है। कहीं नहीं आ रहा, अभी दिख गया 3 राज्यों में। हाँ यही आपके जो ये आए थे सर जी, कोट वाले वाइट वाले, जो उन्होंने कही थी कि सेमीफाइनल कांग्रेस जीतेगी, क्यों नहीं जीती? और जब हार गई, वोट सबसे ज्यादा किसको मिला, कांग्रेस को या बीजेपी? बीजेपी को मिला। नहीं कांग्रेस को मिला। कहाँ से मिला? 10 लाख ज्यादा वोट मिला, तो जीती क्यों? सारे स्टेटों में। तो जीती क्यों नहीं? तो जीती क्यों नहीं? अगर जीती क्यों नहीं? तो ये तो बताओ, अगर तुम्हें 10 लाख 20 लाख 30 लाख सारे वोट उन्हीं में पड़े तो जीता क्यों नहीं? अरे वो वोट लेके ही खुश है, जीतने की जरूरत क्या है? हाँ तो वोट लेके खुश रहे, तो बस पीएम पद पे भी वोट लेके खुश रहे, पढ़ने हैं नहीं वोट, जहाँ पढ़े वहाँ पे बस वहीं पे जाके अपना हाथ हिलाएंगे। काउंटिंग से पहले लड्डू चल रहा था वहाँ हेड ऑफिस। काउंटिंग से पहले लड्डू चला लिया ना, कि हार के टाइम पे लड्डू चलाएंगे,
तो और दिक्कत होगा। 4 वोट पड़ने होंगे अगली बार, वो भी नहीं पड़ेंगे। इससे पहले लड्डू चला लो, कहते ना हमें तो लगा था कि लड्डू आएंगे हम, लेकिन आए नहीं। बस ईवीएम पर जो ठीकरा फोड़ते हैं इसको कैसे देखते हैं? एक भी नेता ने नहीं बोला अभी तक ईवीएम के बारे में। उनके समर्थकों ने नीचे जो बोला है, नीचे वालों ने बोला है अभी तक, जो यहीं खड़े होकर चिल्लाते कांग्रेस ऊपर वाले को डर लग रहा होगा कि ईडी सीबीआई ना आ जाए, इसीलिए नहीं बोल। तो बोल लो ना, कोई उसमें शुद्ध इंसान हो वो बोल ले भाई। कोई अपना नया चेहरा लेके आओ कि हाँ, जो मैं कोई चौड़ा होके बोले कि हाँ मैंने आज तक एक घोटाला नहीं किया, 1 रुपया नहीं मेरे पे मिलेगा, मैं बोलता हूँ कि नहीं, तो भाई बोलो। तुम्हें बोलने से थोड़ा ना रोका रखा है। तुम ही कहते हो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी है, ठीक है भाई, तुम बोलो। ईडी सीबीआई अगर जाएगी तो छापा पड़ेगा, तो मतलब निकलेगा भाई। वो खुद तो ना जेब से निकाल के रख सकते। कांग्रेसी बोलती है जनता साथ है हमारे। जनता कौन सी जनता साथ है? जो वोट दिया है सबसे ज्यादा। तो वोट दिया है तो आई क्यों नहीं वो? जब वोट दिया है, अलग बात है, वोट तो ज्यादा मिला। कहाँ मिला? खुश तो है। आई क्यों नहीं वो? खुशी है वो इसलिए खुश है कि हमारा जो विपक्ष है वो एकदम मजबूत है। कांग्रेस ये सोचती है, इंडिया अलायंस ये सोच रही है कि हमारा विपक्ष मजबूत है। चलो हम तो है ही नहीं कहीं, लेकिन हाँ हमारा विपक्ष मजबूत है। आपको लगता है 2024 तक इंडिया अलायंस रहेगा या टूट जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा। अखिलेश के बयान जो चला था उसी में देख लो, जो मेरे साथ नहीं रहा वो तुम्हारे साथ क्या होगा। कांग्रेस को भी वोट मत देना, यही अखिलेश ने बोला था। वो तो ये भी बोला था बीजेपी चालू पार्टी है, कांग्रेस भी चालू। लेकिन बीजेपी के साथ उसने समर्थन थोड़ी ना किया है। बीजेपी ने ना उसके साथ गठबंधन किया ना कुछ किया, आज तक गठबंधन थोड़ी ना किया कि नहीं। जो उसने बीजेपी की तरफ से क्या धोखा मिला? कोई धोखा थोड़ी ना मिला कि नहीं गठबंधन में आया चोरी किया, नहीं मिला। तो फिर भाई बस, बीजेपी तो वो शुरुआत से ही बोल रहा है, लेकिन कांग्रेस क्यों बोल रहा है? कांग्रेस तो उसके साथ खड़ा है।